टिप तो मैं दे दूंगा, Yeah. ठीक है, मेरी टिप चल भी जाएगी। कब तक? सच बताऊं, गलती उनकी है नहीं, गलती मार्केट की है। राइट मार्केट चलती ही नहीं है जिस तरीके से टेक्निकल्स आपने पढ़े हैं। सबको पता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, Right. सो इफ यू वांट टू बिगिन आवर जर्नी, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया? इज द फर्स्ट एंड ओनली लीगल वे। एंड क्या एक्चुअली में प्रॉप फर्म जो है वो पे आउट्स वगैरह सब ट्रेडर्स को देती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्राई कर रखी है मैंने, उसमें से 80% स्कैम है। रोड मैप फॉलो करके एक फंडेड अकाउंट को जो है वो इजीली पास किया जा सकता है। फंड अकाउंट क्लियर करने में बस रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। तो आप लोगों का अभी तक की अपनी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा लॉस कौन सा रहा है? मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया था। हाफ एन आवर की बात है, मैं नहा के निकला हूँ, 12 बजे कोई न्यूज़ पता नहीं क्या हुआ, मार्केट थप करके धप्पा मारा। मैंने अगर अपने जितने लॉसेस किए हैं मैंने उनको खाली टोटल 3 ट्रेड में कवर भी करे। क्रिप्टो में अपनी सेविंग्स या कुछ इन्वेस्ट करने है, सो इज इट द राइट टाइम? Like we have been in the market since 10 years. We've never seen this kind of manipulation that is happening right now. यू गाइज आर पर्सनली ट्रेडिंग, तो आप लोगों के बीच में क्या रोल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में रहता है? I think I would be into poker. So I would be playing poker if I was not trading. So some similar stuff. I think it is the most loneliest profession. But जब आपके पास आगे जाके पैसा आता है तो लोग भी उसी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ जाते हैं. Yeah. सही बात है, पैसा है तो बड़ी 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 बात। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जहां हम बात करते हैं पैसा, मार्केट्स और उन लोगों के बारे में जो इसमें कमाल कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, वंशिका और ईशान, और वो दोनों फॉरेक्स मार्केट में पिछले 10 सालों से ट्रेड कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे उनकी जर्नी, स्ट्रैटेजी और फॉरेक्स ट्रेडिंग बनने का एक पूरा रोड मैप के बारे में समझने वाले हैं। सो हाय गाइज, हाउ आर यू? हाय Hi हाय Ridhima, how are you? आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? All good. पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, आपका बैकग्राउंड एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सो वंशिका, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? So we are the founders of Trading Tiers. We both belong to Delhi and Delhi में हमने काफ़ी लोगों को ट्रेड करना सिखाया है. So we have a institute in Okhla Phase 3 जहाँ पे हम अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं. हम दोनों को अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में एंड हम लोगों की स्पेशलाइजेशन जो है वो गोल्ड में रहती है, कमोडिटीज़ के अंदर रहती है, इंडेक्सेस एंड क्रिप्टो को भी हम लोग काफ़ी डीपली फॉलो करते हैं एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडर्स हैं. सो इफ आई से मेरी अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है मार्केट्स की, वंशिका की डिफरेंट है। सो वी बोथ ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू द मिक्स। मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पर होता है जो क्विक ट्रेडिंग करता है, उसका पॉइंट होता है कि मार्केट में एंटर किया, मूवमेंट देखी। काफ़ी बार होता है कि वंशिका वेट कर रही है कि मेरे को नीचे से बाय करना है, मैं देख रहा हूँ अच्छा ऊपर से नीचे तक तो सेल आना है ना, तो मैं वो उसको स्कैल्पिंग की तरीके से ट्रेड ले लेता हूँ कि ऊपर से नीचे का जो लेवल है मेरा, जो डिमांड तक आना है उसने, मैं वहाँ तक अपना पोजीशन पकड़ के मैं निकल गया मार्केट से। फिर उसके बाद वो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेड जो स्विंग Right. जो So स्विंग तरीके से वो ट्रेड ले रही basically है। we can teach people how to do scalping as well as swing trading because we both have different styles of trading and that is where we are a good team together. Overall, my background is very diverse. I've come from a business family. मेरा already एक running business है pharmaceuticals का। I left that business because I was so passionate about trading that I saw my dad, he's into the market since 2000s. मैंने उनका लॉस भी देखा जब 2010, 11, 12 में मार्केट क्रैश करी थी। सो करोड़ों का लॉस मैंने देखा है। तब मेरे को समझ आया कि मार्केट बहुत देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है और जब लेती है तो सब ले लेती है। बट ओवरऑल आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री। मेरे भैया इज अ स्टॉक ब्रोकर, ओके, सो ही टॉट मी अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स। नाउ द फनी स्टोरी इज, उनने मेरे को इंडियन मार्केट में ट्रेड करने से उसी टाइम मना कर दिया था। कह रहे करियो ही मत, ये निरा जुआ है तेरे लिए, तू इसमें तेरे को ना समझ आना है कि ये कब ऊपर गया, कैसे ऊपर गया, क्या गैप अप है, क्या गैप डाउन है। अब मैं किसी भी इंडियन ट्रेडर से ये चीज़ पूछता हूँ कि मार्केट ने क्यों गैप अप या गैप डाउन क्रिएट किया, उसका कोई आंसर ही नहीं होता। करेक्ट। मेरे को इसी का एक रीज़न दे दो। अब अगर मैं उसी तरीके से मैं टेक्निकल्स, वही चीज़ जो मैं ग्लोबल मार्केट पे लगा रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे लगाऊँ, मैं क्रिप्टो पे लगाऊँ, मैं इंडाइसिस पे लगाऊँ, मैं कमोडिटीज़ पे लगाऊँ, उसमें एक रीज़न है, उसमें एक लेवल है, उसमें एक अप्रोच है कि यार मैं उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा हूँ तो मैं उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा हूँ। There's just a lot more detail in the forex market or maybe you can say commodities or the indexes where there is less manipulation and we can find much better trade setups. राइट। Yeah. सो आप लोगों ने कभी इंडियन मार्केट्स को एक्सप्लोर ही नहीं करा? We I think started from Indian markets only just because India में Indian markets are
more tradable. Yeah. And we started from there. We still do invest in the Indian markets deeply, but trading wise हमें ऐसा लगता है कि जो commodity market है वो थोड़ा ज़्यादा better है Right. Personally, for intraday trading. I think. पर्सनली मैं खाली इन्वेस्ट करता हूँ इंडियन मार्केट्स में अब मैंने FNO 2015 16 17 18 किया बट तब मेरे को समझ आ गया कि ये मेरे बस की तो है नहीं बस लॉस पे लॉस I ठोक think रहा था FNO is something that is for very smart or very stupid people. Correct. So But it you could have be to- for either, and you have to put in a lot of effort for being a profitable trader in the Indian market. इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी जब पता नई चीज वर्क करी तो करूँगी क्यों एट द सेम टाइम जब व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन द कमोडिटीज मार्केट मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ फॉर द पास्ट 10 years अब मैंने गोल्ड 2015 में 1100 1200 1300 डॉलर का भी देखा है आज गोल्ड $3500 टच करके आया है मैंने उसका डाउनफॉल और राइज पिछले 10 साल में इतना एनालाइज करे कि इट्स ऑन द बैक ऑफ माई हेड I think we can analyze the markets very easily now because of so much experience, and we've seen all the ups and downs since such a long time. मतलब जब $1500 $1600 पे था gold तब से हम देखते आ रहे हैं, and now it's ranging around $3300 $3200. So it's like we have seen the whole journey, all the moves. So अभी थोड़ा manipulation है market के अंदर in this year, but I think before this the markets have been moving very smooth. Absolutely. Yeah. So what do you guys recommend कि let's say कोई हमारा audience में से है जिसको trading just start करनी है, so being in India should he start with the Indian stock market or directly can he start with the forex? देखो पहले तो अपनी जो कैपेसिटी टू लूज और कैपेसिटी टू विन है ना उसको सेट कर लो कि आपको पता है मैं इतना लेके निकल जाऊंगा तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो हाँ, वो it's फर्क नहीं actually पड़ता not about the इट्स market. एक्चुअली अबाउट योर रिस्क मैनेजमेंट कि दिस इज योर विनिंग परसेंटेज और दिस इज योर लूजिंग परसेंटेज दैट आई कैन रिस्क दिस मच टू गेट दिस मच और इफ आई एम रिस्किंग दिस मच देन आई वोंट स्टेप इनटू द मार्केट्स अगेन बिकॉज देन यू विल एंड अप रिवेंज ट्रेडिंग And also having all the knowledge before stepping into any market. I think the technicals remain the same for both the markets, but eventually people की जो expectation होती है market से वही गलत होती है starting में, उसकी वजह से people do end up losing a lot क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई effort नहीं करना चाहता अपनी तरफ से, सिर्फ लोग बस ये सोचते हैं कि एक पैसा छापने की मशीन है, which is so wrong. It is a totally wrong way to think about the markets. एंड पर्सनली मैंने जितने लोगों के साथ डील किया है लाइक वी हैव टॉट ओवर 2500 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ Yeah. हर किसी की साइकोलॉजी और मेंटालिटी यही है कि यार टिप दे दो पैसा कमा दो अब टिप तो मैं दे दूंगा ठीक है मेरी टिप चल भी जाएगी कब तक नहीं, और तुम शायद वो तुम टिप शायद टिप लेके ले भी ना वो पाओ। होल्ड ना कर पाओ, वो ट्रेड ना होल्ड कर पाओ, हमारा लॉजिक ना समझ पाओ, हमारा कैपिटल अलग है, तुम्हारा कैपिटल अलग है, हमारी रिस्क एपेटाइट अलग है, तुम्हारी अलग है, तो तुम हमारे मतलब सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना अपना एक मेंटालिटी होता है, तो आप टिप लेके कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, जो लोगों को समझ नहीं आता लॉन्ग रन में। जैसे अगर मैं अभी लास्ट फ्राइडे का एग्जांपल लेता हूँ लास्ट फ्राइडे NFP थी ठीक है NFP इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल मूवमेंट्स इन द एंटायर मार्केट US मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन पे भी आता है अब NFP के दिन गोल्ड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है एंड हमने ना सुबह से ये बायस बना के बैठे हुए थे कि ये तो आज सेलिंग जाएगा जो 500 पॉइंट का सेलिंग था हमारा लेवल कि 500 पॉइंट की सेलिंग आनी है गोल्ड में हम दोपहर शाम से NFP से पहले से ही सेल में बैठे हुए थे अब सबको ये टिप दी भी कि भैया सेलिंग ही आनी है बट कम से कम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अब हर किसी की कैपेसिटी तो नहीं है 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होल्ड करने की बट अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो 1:5 की ट्रेड थी कि 500 पॉइंट का टारगेट था 80 पॉइंट का रिस्क है एंड उसने 500 छोड़ो 700 पॉइंट का फॉल दिया Right. बायस अपने बना लिए बायस एग्जीक्यूट करना तो हर किसी की बस की बात नहीं है ना Absolutely. फॉर एग्जीक्यूशन इज वेयर योर कॉन्फिडेंस एंड योर रिस्क मैनेजमेंट हैव टू स्टे इंटैक्ट Right. Right. अगर कॉन्फिडेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट आप दोनों वीक है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते एज सिंपल एज दैट ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू एब्सोल्युटली। अभी आपने न्यूज़ के बारे में बात करी, हमारी ऑडियंस में लेट्स से कोई बिगनर है तो उनके लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ कि न्यूज़ ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है एंड इफ़ वी आर अ बिगनर देन क्या हमें न्यूज़ को ट्रेड करना चाहिए और वी शुड अवॉइड इट। So there are multiple types of newses that are there in the forex market, and even in the Indian market there are multiple newses. So beginner को specially news से दूर रहना चाहिए, but because news में इतनी volatility आती है, beginner बहुत ज़्यादा excite हो जाता है कि news आ रही है तो मैं पैसे कमा लूँगा, जबकि वो पैसे उड़ाएगा उस टाइम
पे। तो न्यूज़ के टाइम पे बिगनर को नहीं करना चाहिए, बिकॉज सारी न्यूज़ में अलग टाइप का वॉल्यूम आता है एंड पहले उसको सारी न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कौन सी न्यूज़ में ज़्यादा वॉल्यूम है, कौन सी में कम है, कौन सी को कैसे ट्रेड करना है, बिकॉज सारी न्यूज़ को जो ट्रेड करने का स्टाइल है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। चाहे वो FOMC हो, CPI हो, कंज्यूमर सेंटिमेंट हो, कुछ भी हो, एवरी न्यूज़ इज टोटली डिफरेंट। सो बिगनर के लिए तो बिल्कुल ही आई वुड से कि अवॉइड No. करा जाए। एंड इंटरमीडिएट ट्रेडर और एडवांस ट्रेडर कर सकता है, वो भी तब जब उसके पास बैक टेस्टेड डेटा हो सारा न्यूज़ का, उसको पता हो कि ये वाली न्यूज़ जब आ रही है तो कैसे उसमें मार्केट रिएक्ट करेगी। जैसे अगर मैं FOMC की बात करूं, FOMC साल में जब जब आई है 1 साइडेड मूव देती है। या सो FOMC पर्सनली मैं हर किसी को बोलता हूँ कि ट्रेड करो। it is an easier It is an news easier news to comparatively, but you still need to know how to trade that news। अगर आप FOMC को NFP की तरह ट्रेड करोगे वो तो वैसे आपका नहीं- वहां पे भी लॉस ही होगा। एग्जैक्टली वो नहीं होगा। सो गाइज, आप लोगों के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स है, जैसे कि बोला जाता है 95% ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स आर इन लॉसेस, तो आपको क्या लगता है हमारे इंडियन ट्रेडर्स ऐसी कहाँ गलती कर रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं? सच बताऊं, गलती उनकी है नहीं, गलती मार्केट की है। राइट। मार्केट चलती ही नहीं है जिस तरीके से टेक्निकल्स आपने पढ़े हैं। मैं खुद टेक्निकल्स में अपने आप को मास्टर मानता हूँ, बट मैं खुद इंडियन मार्केट पे इतना फेल रहा हूँ कि अगर मैंने देखा है कि यार मार्केट अगर डबल टॉप बना रही है फिर भी ऊपर चली गई, राइट। मेरा तो टारगेट जो था डबल टॉप में होता है कि यार उतना टारगेट है, ऊपर से नीचे उतना नीचे लगा दो, उतना टारगेट आना चाहिए। भैया वो लेवल ही नहीं तोड़ रही तो ऊपर क्यों नीचे क्यों जाएगी? I think personally it's the expectations from the markets that the traders set because of so many finance influencers that are there in the market। लोग अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं, पर लोग ये नहीं देखते कि उसके पीछे की जो 10 साल की मेहनत है वो हम इंस्टा पे नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमारा लग्जरी लाइफस्टाइल क्या है, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग दैट लाइफ। बट जो पुराने 10 साल का है वो उन्होंने नहीं देखा। अब इतने सारे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, लोग सबका लाइफस्टाइल देखते हो, सोचते हैं कि ट्रेडिंग में घुसते ही दे विल स्टार्ट अर्निंग मनी। So I think the expectation set is firstly it's the wrong। तभी लोग गलत उसमें जा रहे हैं। लोगों को ट्रेडिंग को बाकी प्रोफेशंस की तरह ही लेना चाहिए कि भाई पहले 5-6 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पैसे आना शुरू होंगे, तब जाके वो लग्जरी चीज़ें आना आपके पास शुरू होंगी। राइट। So I personally think it is a lot to do with the पर्सनली expectation। मैं तो नहीं प्रेफर करता फ्लॉन्ट करूँ। मैं पर्सनली बहुत लो की लिविंग प्रेफर करता हूँ। आई एम अ हाई की पर्सन, राइट। बट आई लिव लिविंग लो की। राइट। मैं नहीं दिखाना चाहता कि मेरे पास ये, क्योंकि नजर भी बहुत बड़ी चीज होती है। एब्सोल्युटली। Right, especially for a trader, I think। एंड आई हैव सीन दैट हैपन। अगर मैं अपने प्रॉफिट्स फ्लॉन्ट कर रहा हूँ तो मेरा एक बैड लक का सीरीज भी शुरू हुआ है। 100%। तो आई प्रेफर कीपिंग माई सेल्फ वेरी लो की, बट कुछ कुछ होता है वेर आई ओपनली शेयर कि यार मैंने बोला था, ये कर दिया। Like a very small example, I wanted to gift my dad something on his birthday 2 months back, so I got him a Rolex for him। मतलब वो एक मेरी तरफ से एक जेस्चर था राइट। कि अपने डैड को गिफ्ट देना है, तो घड़ी दे दी। उनकी भी पहली रोलेक्स है लाइफ की। मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस Yeah, for him। definitely। राइट, एब्सोल्युटली। अभी वंशिका ने जैसे एक्सपेक्टेशंस की बात करी, सो लेट्स से कोई बंदा मार्केट में जस्ट एंटर कर रहा है, देन व्हाट शुड बी हिज एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो वेयर ही शुड स्टार्ट एंड वेयर ही शुड स्टॉप? ये चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो इंसान को ये देखना पड़ेगा कि अगर जितना उसका कैपिटल है, क्या वो कैपिटल इनफ है, कितनी वो अर्निंग करना चाहता है उसके लिए इनफ है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपये ही कमा लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप फिर अपनी एक्सपेक्टेशन 100-200 रुपये तक की रखो, विच इज़ द फर्स्ट थिंग कि इंसान को अपनी कैपिटल के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए टू अर्न फ्रॉम द मार्केट। सेकेंडली, मार्केट में जाने से पहले आप कोई भी डॉक्टर होता है तो वो सीधा ऑपरेशन करने नहीं पहुंचता है, वो पहले उसकी सारी स्टडी करता है, तभी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सो सिमिलरली पर्सन नीड्स टू फर्स्ट लर्न एवरीथिंग एंड देन ऑल्सो नॉट एक्सपेक्ट कि वो सही जाएगा। उसको अपने लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल रखना पड़ेगा, मल्टीपल थिंग्स जो उसको सेट करनी पड़ेंगी। एंड आई डेफिनेटली फील कि एक मेंटर, अगर इंडिया में लोगों को लगता है कि हम लोग कोर्स सेलर हैं या फिर लोग कोर्स बेचते हैं अपना, विच इज़ अ रॉन्ग माइंड सेट। हम लोग कोर्स
कोर्स बेचते ज़रूर हैं, बट दैट इज़ बिकॉज वी वांट अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स विद आवर सेल्फ, एंड वी वांट कि सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दे शुड ऑल्सो एक्सेल इन ट्रेडिंग. सो हैविंग अ मेंटर इज डेफिनेटली बेनिफिशियल बिकॉज वो आपको एक एज देता है मार्केट की तरफ. जहां आपके 4-5 साल हमने वेस्ट करे अपना सब कुछ सेट करने में, वही बंदा वो 1 साल में सीख सकता है. अब आप उसके लिए पैसे नहीं पे करना चाहते, पर आप मार्केट में वो पैसे लगा के उनको डुबाना चाहते हो, तो वो एक जो रियल ट्रेडर होता है वो ये सारी चीजें समझता है. आई थिंक राइट 100%. दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल. Yeah. वो कोई 4-5 हज़ार का कोर्स लेने से पहले 10 बार ही सोचेंगे, बट Right. 40-50 हज़ार का लॉस करने में उन्हें कोई दिक्कत That is नहीं है. very true. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो लाइक माइंडेडनेस कम्युनिटी क्रिएटेड है, आज हमारी कम्युनिटी में 2,500 लोग हैं. उसमें से मैं और ये पर्सनली देख रहे हैं कि इतने बच्चे, आई वुड से 50 to 60% पीपल आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट. एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज दे हैव, उनको एक राइट पेडिग्री मिल रही है. अगर उनको एक राइट अप्रोच से, उनको एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ वो अपनी स्ट्रैटेजीज अलग बता रही है, मैं अपनी अलग बता रहा हूँ. नाउ दे हैव अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टू चूज. उनको पता है कि ईशान सर स्कैल्पिंग कराएंगे, मंचिका मैम उनको डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ कराएंगे. अब मैं भी उनको स्कैल्पिंग से डे ट्रेडिंग वाली ट्रेड देता हूँ कि यार ये मेरा लेवल्स है, मैं लेवल टू लेवल चलता हूँ. तो दैट वेज दे हैव बोथ काइंड ऑफ माइंडसेट्स टू प्ले अलोंग विद. वो मेरे पास आते हैं जो मेरे रिलेटेड डाउट्स होते हैं, उनके उसके पास जाते हैं उसके रिलेटेड डाउट्स. Correct. And also depends on how much effort the student is doing themselves. Just because of हम बैठे हैं, that doesn't mean कि all our students are going to be profitable. They need to have a effort, खुद से भी उन्हें करना पड़ेगा. यार ये to तो be वही बात हो गई profitable. कि स्कूल गए हैं, 50 बच्चे क्लास में हाँ, बैठे हैं, exactly. टीचर तो सबको सेम पढ़ा रहा है. 100%. हर कोई तो नहीं कुछ 100% excel लेके कर आता. रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. कुछ 10% लाते हैं, कुछ 90 लाते हैं. Right. Absolutely. So that's the same logic here. Right. So now coming to you guys, आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताया. मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी that what does your day look like as a full-time trader and a mentor? Okay, so I usually start my day early. पहले मैं एशियन सेशन, मैं उठता हूँ सबसे पहले मैं मार्केट देखता हूँ. मेरा एशियन सेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट सेशंस फॉर द पास्ट 6-8 months. रोज सुबह मार्केट क्लीन मूवमेंट देती है. मैं सुबह सुबह ही अपना, अगर कोई ट्रेड मिल गई, मैं अपना सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करके, या जो भी अगर लॉस भी हो गया बुक करके, मैं वापस 2-3 घंटे नैप ले लेता हूँ. एंड देन आई वेक अप फ्रेश बाय 11-11:30. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट माई डे. आई गो टू द ऑफिस. आई देन प्रॉब्ली टेक अ सेशन. We only teach for like 2 hours a day. Okay. That's entirely the teaching we do throughout the day. But otherwise, I'm always giving setups. I'm always talking on community groups. I'm always engaging with the students. Then I go hit the gym in the evening and end the day with family dinner at home. Very simple, basic I think lifestyle. simple, similar. मेरा भी similar ही routine है. I wake up in the morning around 9ish and then I start with meditation, yoga. Then I go to office, of course. वहाँ पे हमारे जो sessions होते हैं, जो students होते हैं, we interact with. Then of course we do our trading. New York session starts in the evening where we focus on finding good setups. And of course we ट्राई कि हम लोग जितने अच्छे सेटअप्स अपने स्टूडेंट्स के साथ भी उन्हें समझा पाएँ, सिखा पाएँ, उतना होता है. एंड देन इन द इवनिंग आई ऑल्सो हिट द जिम एंड देन वी एंड द डे. हमारा कोई ऑडियंस में से लेट्स से कोई बंदा है जिसको अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट करनी है, एंड एज वी ऑल नो फॉरेक्स ट्रेडिंग और इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली वर्क करते हैं. सो क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए कि वो अपनी जर्नी को सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाए? Okay, so I think that if a person is trading in the Indian market, in the Indian MCX markets, which is the commodities market in India, they can easily trade in the gold, which is XAU USD, and XAU USD and gold in the MCX market move exactly the same. So you can, if someone wants to legally trade in gold in India, they can easily trade it in the MCX market in gold mini futures, silver mini futures, and it exactly moves like XAG-USD and XAU-USD. So अगर कोई भी इंसान इंडियन मार्केट में MCX को स्टडी कर लेता है तो वो सारी ही टाइप के, मतलब हर जगह के गोल्ड को ट्रेड कर सकता है, बिकॉज द मोमेंटम इन द MCX मार्केट इज वेरी क्लियर एंड इट इज द सेम. सो मेरे लिए तो यही होगा कि अगर कोई इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में स्विच कर रहे हैं तो एक कमोडिटी पे अपनी पकड़ बनाए जहाँ पे वो इंडियन में भी कर सकता है, फॉरेक्स में भी कर सकता है. सो या एंड फ्रॉम फॉरेक्स देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क यू. जैसे कि हम सबको पता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, राइट. सो इफ यू वांट टू बिगिन आवर जर्नी, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया? So there are 2-3 ways. Personally, crypto is the first and only legal way. Because cryptocurrency still in India is regulated. A new framework is coming by the Supreme Court to make cryptocurrency legal in India to trade in.
जो मेरे को पर्सनली लगता है कि जो ओनली लीगल वे इज वाया क्रिप्टो. अब क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करके मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से कोई डिपॉजिट करूँ किसी भी ब्रोकर पे, फॉर एग्जांपल एक्सनेस, ऑक्टा, एफएक्स, तो मैं गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उन बैंक्स को ये मैंडेट दे चुके हैं कि इन अकाउंट्स को फ्लैग कर दो. सो using any bank account to deposit into any broker makes it a direct violation of the FEMA guidelines. Right. But cryptocurrency is legal. Cryptocurrency के थ्रू अगर आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर रहे हो, दैट इज द लीगल मेथड टू ट्रेड इन फॉरेक्स. And you of course need to pay your taxes on cryptocurrency. ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेस, वो क्रिप्टो करेंसी के भी टैक्सेस का एक अलग वे होता है. दूसरा है थ्रू फंडेड अकाउंट्स. सो प्रॉप फर्म जैसे बहुत सारी प्रॉप फर्म है, फंडिंग पिप्स, फंडर प्रो, funded next, all these prop firms give you a performance fee after you clear your account. So a performance fee भी crypto में pay होती है. And using those accounts you can legally trade in forex. So for any beginner it is advised that they need to first focus on clearing a funded account rather than putting the live money on the line. क्योंकि वहाँ पे आपको $100 पे, अगर $100 का मैं अकाउंट खरीद रहा हूँ, वो $100 में मेरे को $10,000 का अकाउंट मिलता है. So I get the leverage to trade on a $10,000 account with an added leverage of 100x. I would say the best way for trading legally in India is through MCX only, because you can easily trade with 70,000 ka margin in MCX commodities, which is exactly like I told you, it's exactly like XAG USD and XAU USD. तो आपका कोई भी सेटअप अगर XAU USD पे बन रहा है तो आप वो सेम ट्रेड गोल्ड मिनी फ्यूचर्स पे या सिल्वर मिनी फ्यूचर्स पे आके उसी सेम एग्जैक्ट टाइम पे ले सकते हो, which is fully legal in India and margin required is only 70,000. And the commodities market in India is also open till 11:30 PM. So अपना जो न्यूयॉर्क सेशन वहाँ पे ओपन होता है, यहीं पे सेम टाइम पे वो ओपन रहता है, चल रहा होता है. सो कोई भी अगर इंडिया में ऐसा है जिसको लीगैलिटीज का लगता है या फिर उसको लगता है कि उसको शाम को ट्रेडिंग करनी है, तो उनको MCX के टुवर्ड्स फोकस करना चाहिए. राइट. या एंड जैसे ईशान ने प्रॉप फर्म्स के बारे में मेंशन किया, आजकल इंडिया में प्रॉप फर्म्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है. सो डू यू थिंक एक्चुअली दिस इज़ द राइट डायरेक्शन टू गो इन, एंड क्या एक्चुअली में प्रॉप फर्म्स जो है वो पे आउट्स वगैरह सब ट्रेडर्स को देती हैं? सो पर्सनली बहुत सारी प्रॉप फर्म्स ट्राई कर रखी है मैंने, उसमें से 80% स्कैम है. स्कैम. अब मैं नेम नहीं करना चाहूँगा, बट पर्सनली मैं 4 प्रॉप फर्म से मैंने पे आउट ले रखे हैं. फंडर प्रो, फंडिंग पिप्स, इंस्टेंट फंडिंग एक टाइम पे मेरे को देता था, इंस्टेंट फंडिंग लेके मेरे विड्रॉल्स रिजेक्ट कर दिए थे. एंड फंडेड नेक्स्ट में भी शुरू में 2 बार विड्रॉल दिया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया. सो एट द एंड ओनली 2 प्रॉप फर्म विच आई हैव बीन यूजिंग, एक फंडर प्रो और एक फंडिंग पिप्स. इन दोनों प्रॉप फर्म से अभी भी रेगुलर पे आउट्स आ रहे हैं. बट ओवरऑल प्रॉप फर्म बिजनेस भी एक फॉर्म ऑफ MLM मॉडल है कि यार आपको पता है कि 100 लोग अकाउंट ले रहे हैं, 99 पीपल एंड अप लूजिंग दैट अकाउंट, तो उनकी फीस तो वो प्रॉप फर्म ही खा रहा है. यस. बट वो 1% जनता को अगर पे आउट रिजेक्ट हो रहा है तो उनको कितना बुरा लगता है. सो पर्सनली ये 2 प्रॉप फर्म मेरे को पे आउट दे चुकी हैं और मैं तो यही यूज़ करना रेकमेंड करता हूँ. एंड ऐसा भी काफ़ी सुनने में आता है कि जो प्रॉप फर्म्स है और हमारे जो ये फिन इन्फ्लुएंसर है, प्रॉप फर्म काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर करती है कि लेट से आपने 1000 अकाउंट्स खुलवाए तो आपको एक दुबई का ट्रिप स्पॉन्सर होगा, आपने 2000 अकाउंट्स खुलवाए तो आपको हम एक विला देंगे एंड ऑल दैट. तो क्या ये चीज़ सही है? So क्या that is ऐसा? correct. That is correct. We That are not happens. affiliated to any prop firm. Okay. That is totally correct. But that happens with brokers as well. That So majorly happens with चाहे- brokers हाँ actually. जी, funded account से ज़्यादा ये brokers offer करते हैं. Right. So India में भी we know that lot of influencers and everyone is connected to these kind of programs. But we personally don't indulge in the, because अगर आप एक real trader हो तो आपको इन programs की उस level पे ज़रूरत नहीं Right. पड़ेगी. Absolutely. But I think that prop firms are a good way for a beginner to start with. Just that you should check that if the prop firm is giving payouts daily. अगर एक prop firm daily payout दे रही है तो आपकी ना मेहनत वेस्ट नहीं होगी. अगर वो prop firm scam भी है तो आपकी चलो 10-15 दिन की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, बट आपकी Right. 1 महीने की या 2 महीने की मेहनत वेस्ट नहीं होगी. तो डेली पे आउट वाली prop firm I think फिर भी ज्यादा बेटर है rather than a prop firm who's giving payouts after 14 days or 30 days. And as Vansh mentioned, most of the people who take Vanshika. Ishan. Ishan. Right. As Ishan mentioned, most of the people are failing their prop firms. जो challenge होते हैं वो account तो लेते हैं but they fail, they keep failing. So ऐसा क्या reason है and क्या ऐसा एक road map follow करके एक funded account को जो है वो easily pass किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखो, फंड अकाउंट क्लियर करने में बस रिस्क मैनेजमेंट का गेम है. ओनली रिस्क मैनेजमेंट.
अगर कोई अकाउंट आप ले रहे हो जिसमें 4 से 5% डेली ड्रॉडन अलाउड है, तो पहली चीज़ तो आप उसको उसका आधा सोचो कि मैं उससे आधे से ज़्यादा जा ही नहीं सकता. सो इफ़ इन अ डे आई एम रिस्किंग अप टू 2% ऑफ माई कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल एक $10,000 के अकाउंट की बात करते हैं, 10,000 में मैं 2% रिस्क करता हूँ, विच इज़ $200. $200 को मैं कितने सेग्रीगेट कर रहा हूँ? मैं एक ट्रेड में $200 रिस्क कर रहा हूँ कि मैं 3 ट्रेड में $200 रिस्क कर रहा हूँ. नाउ आई पर्सनली फॉलो स्ट्रैटेजी कि या तो मैं एक ही सेशन ट्रेड करूँ पूरा दिन में, या मैं 2 सेशंस. उससे ज़्यादा मैं ट्रेड देखूंगा नहीं, उससे ज़्यादा मैं सेशंस को देखूंगा नहीं, और उस सेशन में मैं खाली एक ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा. सो यू नीड टू सेग्रीगेट योर सेल्फ टू सर्टन रूल्स कि मैं एक या 2 ही सेशंस देखूंगा, और मैं उस सेशन में खाली एक या 2 ही शॉर्ट ट्रेड लूँगा. उसी रिस्क मैनेज करके ही आप ट्रेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो. So there is a way of clearing the funded account easily, that is through compounding, which is a part of risk management only. So compounding में क्या होता है कि आप कोई भी अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट करते हो, जो आप अपना सेकेंड ट्रेड लेते हो, आप उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रिस्क करते हो, लेकिन आपने जो पिछले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करा है, आप उसी को ही रिस्क करते हो आगे. सो अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है, जिसके लिए ऑफकोर्स आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो हमारे पास है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं. सो इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, आप कंपाउंडिंग के थ्रू फंडेड अकाउंट विद इन 4 to 5 ट्रेड्स क्लियर कर सकते हो. इवन इफ योर विन रेट इज नॉट हाई, इवन देन यू डू एंड अप clearing the funded account within 4 to 5 trades. It's just a matter of mathematics. अगर आपको वो आता है कंपाउंडिंग कैसे करनी है, तो वो पॉसिबल है. सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, क्या आप लोग अपनी कोई स्ट्रैटेजी लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे जो वो फॉलो करके दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग? मेरी एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. मैं खाली ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ. मैं रेंजिंग मार्केट को अवॉइड करता हूँ. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मेरा फेवरेट बेस्ट फ्रेंड है फिबोनाची को यूज़ करके मेरे को मेरे गोल्डन से डिस्काउंटेड जोन में अगर मेरे को एंट्री मिल रही है, एंड उस एरिया में मेरे को एक और 2-3 कॉन्फ्रेंस मिल गए, जैसे OBFVG है, साथ में स्मॉलर टाइम फ्रेम में मेरे को वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया, तो मैं अपनी एंट्री लेके या तो उसको एक शॉर्ट स्कैल्प से लेके एक डे ट्रेड में होल्ड कर सकता हूँ. सो ट्रेंडिंग मार्केट में फिबोनाची प्लस OBFVG इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजीज, एंड ये मेरी ऑलमोस्ट इसका 90% का विन रेट है. मेरा भी सिमिलर ही है. लाइक ईशान सेड, द स्ट्रैटेजी वी फॉलो इज सेम, बट इट इज ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. एंड आई लाइक टू ऐड, मतलब फिबोनाची ऑफ कोर्स, ऑर्डर ब्लॉक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड कैंडल स्टिक्स भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं. अगर आपको कैंडल स्टिक अच्छे से पढ़नी आती हो तो वो बहुत अच्छा आपको एक कंफर्मेशन दे सकती है एंट्री का, स्पेशली ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स. एंड आई वुड ऑल्सो से कि लिक्विडिटी स्वीप्स डू वर्क अ लॉट, बट लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे ढूंढना है एग्जैक्टली वो आपको आना चाहिए. वो नहीं पता होता. ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर भी होता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स इतने सारे होते हैं, सो एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक है वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची, लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी एंट्री प्लान कर सकते हो. एंड वाइल यू गाइज आर ट्रेडिंग, आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहता है? व्हाट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डू यू यूजुअली फॉलो? So personally, I risk almost 2 to 5% of my account, and account size मेरे पास वेरिड अकाउंट साइज है. लाइफ कैपिटल्स, अब मेरा मिनिमम है 1:2, बेयर मिनिमम 1:2 पे मैं ट्रेड आधी काटता हूँ. उसके बाद आई लेट द ट्रेड रनिंग टू वट एवर माई फाइनल TP is. लॉट ऑफ टाइम्स 1:2 के बाद ब्रेक इवन भी हिट हो जाता है, और लॉट ऑफ टाइम्स 1:2 के बाद ब्रेक इवन लगा के वो ट्रेड TP4 TP5 तक भी चली जाती है, बिकॉज इट डिपेंड मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं. अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ट्रेड इवेंचुअली 4 TP3 TP4 यू अचीव दैट. एंड टॉकिंग अबाउट लॉसेज, आप लोगों का अभी तक की अपनी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा लॉस कौन सा रहा है, एंड व्हाट डिड यू गाइज लर्न फ्रॉम इट? अभी मेरा आई वुड से हो गया काफ़ी टाइम इस बात को, बट मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया था. सो अकाउंट साइज वाज ऑलमोस्ट $11,000-12,000, एंड उस पे सबसे बड़ी गलती थी स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, एंड ट्रेड वाज ऑलमोस्ट 4.5-5 लॉट्स. सो एंड ट्रेड उस टाइम पहले प्रॉफिट में थी, बट मेरा TP में ट्रेल करते करते मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, तो मैंने TP लगा के छोड़ दिया, बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया. एंड हाफ एन आवर की बात है, मैं नहा के निकला हूँ, 12 बजे कोई न्यूज़ पता नहीं क्या हुआ, मार्केट थप करके धप्पा मारा, अकाउंट 0.
मेरी कहते हैं ना उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, राइट एंड इस बात को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बट सबसे बड़ा लेसन ये सीखा कि स्टॉप लॉस तो भैया देना ही देना है, या तो 500 दे के निकल जाओ या पूरा खाली account, कर true. पूरा अकाउंट। ट्रू True, सिमिलर मेरा भी absolutely. सिमिलर ही लॉस रहा है अराउंड $10,000 to $12,000, जिसमें मेरी लर्निंग ये थी कि किसी और की बात नहीं सुननी है, अपना ना, ये मेरा भी हो गए 1-1.5 साल हो गया मेरे को भी, एंड ऑफ कोर्स लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस होते रहते हैं, बट कोई मेजर लॉस हमने, बिकॉज आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर, सो मेरे ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कंजर्वेटिव हूँ तो इसलिए SL लगा रहता है सब ट्रेड्स में। बट जो मेरा लास्ट बड़ा लॉस हुआ था उसमें यही था कि आई लिसन टू समवन एल्स एंड किसी और का स्ट्रैटेजी देख के मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने अपने प्लान के साथ स्टिक नहीं करा। सो आई ऑल्सो रियलाइज दैट एक ट्रेडर को अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए रादर देन एनीवन एल्स, क्योंकि उसको पता है कि उसकी रिस्किंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ। सो एज आई कैन सी यू टू गाइज, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, एक ट्रेडिंग जर्नी में, एक ट्रेडर की एक जर्नी में एक ट्रेडर बडी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक यू टू गाइज? बहुत आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी जर्नी भी ऐसी स्टार्ट हुई थी, हम तो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स थे पहले, ओके like we met on Instagram, on Instagram and then 8-9 years ago. we just used to talk, we used to meet in clubs, अलग अलग जगह हम पार्टी Yeah, करने we चले used to जाते, chill we used to chill together. Yeah. बट ट्रेडिंग का ना हम दोनों को एक अलग ही एक चुस्का, मतलब कहते हैं ना एक चुल थी, हाँ तो वो चस्का चुल, मेरे भैया ब्रोकर थे ऑलरेडी, तो उनने मेरे को मार्केट में एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता रखी थी कि भाई हायर आए हायर लो कुछ होता है, लोअर आए लोअर लो कुछ होता है, बट तू इसको 5 और 15 मिनट में बस वॉच कर कि मार्केट क्या क्रिएट कर रही है। और जब उनने एक मेरे को लाइन आते रटवाई हुई थी बचपन की, बाय ऑन हायर लोज सेल ऑन लोअर हाइज, यही उसी एक बेसिक स्ट्रैटेजी पे यही बात मैंने इसको पहले बताई कि यार ये चीज़ चलती है मार्केट में, फिर इसने देखना शुरू किया, हाँ यार ये बनता तो है, तो from there is where our interest So peaked into trading. 2018 we both started trading We started together. trading together. And since 2018 I think we have been a good support for each other, because in जो भी ट्रेडर, बाकी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, आई डोंट थिंक वो उस लेवल पे हमारे स्ट्रेस या हमारे इमोशंस को समझ पाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग थ्रू एनी ऑफ दैट स्टफ, बिकॉज जॉब और बिजनेस में हाईज लोज होते हैं, बट आई थिंक ट्रेडर के बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट 100%। And वो 2018 में I was doing a job also. I was working in Zomato. I was there for 3 years. So balancing job with trading also became a sort of difficult because I could never be a full-time trader. But then main thing was कि मैं शाम को free होता था. So after 6 o'clock, I used to watch the New York session. And अब अगर मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहा था उस टाइम, तब तक मैं कर रहा था, मैं मार्केट्स को वॉच ही नहीं कर पाता था इतना, क्योंकि मैं ऑलरेडी यार आई वाज बिजी थ्रू आउट द डे। अगर मैं फ्री हो ही रहा हूँ शाम को और मेरे को पता है कि मार्केट्स न्यूयॉर्क की खुली हुई हैं, तो मैंने देखना ही वही शुरू किया, विच इज़ व्हाई आई हैव डेवलप्ड अ लाइकनेस फॉर ट्रेडिंग द न्यूयॉर्क मार्केट्स, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट वी कनेक्टेड ऑन कि यार मार्केट तो पूरे दिन खुली है, सुबह बिजी है, लाइक शी वाज इन कॉलेज दैट टाइम. I was in college and I had a business that time that was running, because we both know that starting में जब आप ट्रेडिंग में घुसते हो तो आप सीधा फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि किसी को भी स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता है, आपकी लर्निंग में ही बहुत टाइम निकल जाता है. सो वी बोथ ऑलवेज न्यू कि एक साइड सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास होना चाहिए अगर हमें लॉन्ग रन में फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो. सो बिकॉज ही वॉज वर्किंग, आई सॉ हिम एंड आई रियलाइज कि ये भी काम करता है कुछ, तो मेरे पास भी एक और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बिकॉज यू कांट आस्क फॉर मनी फ्रॉम समवन. जब तक आपके खुद के पैसे नहीं है आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते. लोन के पैसों के से या मम्मी पापा से लेके कहीं से लेके वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड में इतना प्रेशर रहता है उस पैसे को वापस देने का कि आप गलत ट्रेड्स लेते हो. सो वी बोथ रियलाइज दिस यंग ओनली कि हमें साथ में कुछ काम करना पड़ेगा. एंड बाद में जब हम लोग 2-3 साल के बाद प्रॉफिटेबल हुए इन 2021, वी बोथ लेफ्ट आवर अदर थिंग्स एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग फुल टाइम ऑन ट्रेडिंग. तो हमारी ऑडियंस में अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड जस्ट इन केस दे आर थिंकिंग टू क्विट देयर जॉब एंड स्टार्ट फुल टाइम ट्रेडिंग, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई पहले एक रिजर्व क्रिएट कर, कि तेरे पास कम से कम 12 महीने का रिजर्व क्रिएटेड होना चाहिए अपने पास. उस 12th मंथ के रिजर्व में यू नीड टू कवर योर ट्रेडिंग का कैपिटल ऑल्सो. सो थिंक वाइजली बिफोर डूइंग दैट. एंड आज की रेट में जो इन्फ्लेशन के रेट चल रहे हैं, 12 महीने का रिजर्व क्रिएट करना कोई आम बात नहीं है.
So you need to have a job. You Right. need to have a supplementary source of income. In fact, anyone who's joining us also in our mentorship We program, recommend the same thing. हम सबको सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, आप अफोर्ड कर पाओगे, लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में आपके पैसे लगेंगे, आपके लॉसेस भी होंगे, एक रियलिस्टिक पिक्चर सामने वाले को दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको ये बताना कि भाई तुम्हारे पहले लॉस होंगे, तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि कोई अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करे। जब वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए जहाँ पे वो अपनी जॉब से ज्यादा अर्न करे, तब वो ये स्टेप तब वो उसको फुल फ्लेजेडली फुल टाइम फोकस करे। हाँ। ये वही बात होगी यार, एक लॉयर और एक डॉक्टर बनने में आपको पता है कितने साल लगते हैं ना, राइट। एंड उनकी स्टाइपेंड्स क्या होती हैं इनिशियल ईयर्स में। मेरे के काफ़ी दोस्त डॉक्टर लॉयर थे, 27-28 साल के, जितना मैं हूँ अभी। आज आई डोंट थिंक देर अर्निंग मोर देन 20-30-50,000 रुपीज़ अ मंथ एट 27-28, एंड दे स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। राइट। सेम वे दे गेव 5 to 7 years ऑफ एजुकेशन टू दैट। यहाँ पे 5 साल दे के देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। बात बस ये है कि देने वाली हिम्मत नहीं होती लोगों में। राइट। या तो लोग पहले साल में इतना लॉस कर देते हैं कि उसके बाद they give up. या फिर लोगों में इतनी पेशेंस ही नहीं होती। सेम एक्चुअली ये द काफी लोग हैं। पेन इज सो हाई इन दिस फील्ड ना, कि Right, आपका जो पेन होता है वो आपको कहता है कि भाई क्विट कर दे। For being a trader, you actually need to be psychotic. Because you need to have that mindset कि गया तो गया, but मैं फिर कर लूंगा। ज़ील कि मैं करके दिखाऊंगा करके और मैं दिखाऊंगा। करूंगा, वो चीज लोगों में वो नहीं बहुत होती है। जरूरी है। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हसलर मेंटालिटी है राइट। जो लोगों में नहीं है आज की डेट में। हर किसी को बस बैठे बैठाए रोटी कमा दो। 100%। हाँ। तो आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में भी क्या एक ऐसा पॉइंट आया था जब आपको लगा था कि यार शायद ट्रेडिंग छोड़नी पड़ सकती है? ऑनेस्टली सोचा बहुत था कि छोड़ देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, पापा के धंधे पे बैठ जाता हूँ जाके। बट अंदर से ना एक किक जो मिल गई थी मेरे को कि यार मैंने करा तो हुआ है, कोई बात नहीं, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, बट मैंने करके दिखाया ना। मैंने फंड अकाउंट से पे आउट ले लिए, मैंने लाइव अकाउंट को ऑलमोस्ट 18 से 20x ग्रो कर लिया। 18 से 20x मतलब 1800 से 2000%। अगर मैं वो करके फिर उसको लूज कर रहा हूँ, तो गलती जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे को बस उन्हीं को तो सुधारना है। I think every trader has a point in their journey where they feel that they should quit, and I think we all have been there, but that is the thing कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, मतलब इतने लॉन्ग वे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अब क्विट नहीं कर अब सकते, क्यों? अब आगे अपने आप को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपनी चीज़ें जब आप सुधारोगे, then you do end up going a far way, and I do feel that trading is a very rewarding profession अगर उसको उतना टाइम और एफर्ट दिया जाए तो, जो मेजरली लोग नहीं देते। that is why people end up losing money in the markets। 100%। मतलब मैं बोलूँ कि मैंने अगर अपने जितने लॉसेस किए हैं, मैं उनको खाली टोटल 3 ट्रेड में कवर भी करा है जिंदगी में। Yeah। ओनली 3 ट्रेड्स, दे हैव कवर्ड ऑल माई लाइफ के लॉसेस। सो इट्स जस्ट अबाउट योर एक्यूरेसी। वहाँ पे जहाँ ट्रेड मेरे को पता है कि मेरे जानी है यहाँ से ऊपर या वहाँ से नीचे आनी है, वहाँ मेरे को मेरा जो लॉट पोजिशनिंग था, जहाँ मैं यूजुअल लॉट पोजिशन खोलता हूँ, मैंने उससे 10x ज़्यादा लॉट पोजिशन खोल दिया। तो प्रॉफिट भी तो 10x ही होगा, लॉस भी 10x होगा। बट वो तभी होता है ना जब आप 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि यार ये मेरा सेटअप है। वो लेवल में पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। बस आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को 10 साल हो गए हैं कि आज अगर मेरे को if I lose everything today and I've just left with $1,000 and a laptop, I think you can survive। I know I can make it back up. Yeah। राइट। I'm there in life. एज अ ट्रेडर आई थिंक कि आपको ना कभी भी, मतलब जब आपको इतना टाइम हो जाता है, 10-12 साल हो जाते हैं इस फील्ड में, तो आपको लगता है कि ठीक है, लाइफ इज़ फाइन, अगर कुछ नहीं भी बचेगा तो भी हम लोग अपने आप को जीरो से वापस खड़ा कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द स्किल। हम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे कभी भी, हम स्किल्स के पीछे भागते हैं स्टार्टिंग से। तो अब जो हमारी स्किल्स इतनी स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू एक्सेल ओवरऑल इन लाइफ। करेक्ट। अब एक आपसे मैं बात पूछना चाहूँगी अबाउट द टैक्सेशन ऑन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। इस चीज़ को लेके लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। सो बेसिकली क्रिप्टो और फॉरेक्स जब कोई ट्रेडर करता है तो उस पर टैक्सेशन का किस हिसाब से इट वर्क्स, हाउ देयर इज द टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स वर्क्स? सो क्रिप्टो में टैक्सेशन वर्क्स, पहले तो ज़ेपे के थ्रू आप खाली बाय सेल कर सकते हो, जो अब तक इंडिया में अलाउड है। उसमें क्या है कि अगर आपके ज़ेपे वॉलेट में पैसे पड़े हैं, आपने उसको जब ख़रीदा, जितने ख़रीदा वो उसमें अकाउंट नोटेड है, एंड देन व्हेन एवर यूर सेलिंग इट,
वट एवर द प्रॉफिट दैट यू मेड ऑन दैट, आपको उस पर 30% देना है प्लस 1% TDS देना होता है. सेकेंडली, अगर आप बाइनेंस को यूज़ कर रहे हो, बाइनेंस पर अगर आप P2P कर रहे हो, तो आपको P2P की फाइलिंग भी रिपोर्ट करनी होती है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न. सो वो जो आप जितने USDT आप बेच रहे हो, उस पर जितनी वो अमाउंट है उसका 30% डायरेक्ट है. 30%. So you have to pay 30% on your crypto filing. But for that, it is better that you go to a CA. Because मैं भी personally, because everyone has a different tax slab also, so every and वो profit पे measure होता है. yeah So it is best that अपने CA को आप अपनी पूरी filing share करो कि आपने कितनी transactions करी हैं. Now there are other ways also, but crypto काफ़ी in a way dark money भी है. Crypto को बोला जाता है काला पैसा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स होते हैं. अगर आपको पैसा छुपा के रखना, आप छुपा के रख सकते हो. किसी को नहीं पता आपके पास कितना पैसा है. जैसे किसी को ब्लैक मनी नहीं पता होता किसके पास कितना पैसा है. सेम वे क्रिप्टो इज ऑल्सो डार्क मनी. सो बिटकॉइन रिसेंटली अभी अगेन 1,10,000 का जो मार्क है उसने क्रॉस किया है. सो व्हाट डू यू थिंक कि बिटकॉइन आगे आने वाले टाइम में और 1.5 लाख 2 लाख तक जाएगा, या फिर इट इज़ जस्ट अ बबल विच इज़ गोइंग टू बर्स्ट सून? Personally, I have a very strong theory that by 2026, January, February, March, it will be at 1,60,000. Why? There's a very strong reasoning for that also. अगर हम बात करें US के डेट की, US का डेट आज $37 ट्रिलियन पे स्टैग्नेटेड है, एंड ईयर ऑन ईयर इट इज़ ग्रोइंग ऑलमोस्ट 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स. कोविड से पहले 2019 में US का डेट वॉज लेस देन 20 ट्रिलियन. 5 साल में डेट ऑलमोस्ट डबल हो गया. डेट डबल हुआ है, गोल्ड का प्राइस डबल हुआ है, बिटकॉइन का प्राइस डबल हुआ है. गोल्ड एंड बिटकॉइन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दोनों साथ कोरिलेटेड है. दोनों साथ ऊपर जाते हैं, साथ नीचे आते हैं. कोई इन चीज़ों को नोट नहीं कर रहा, बट बीइंग अ ट्रेडर मेरा काम है इन चीज़ों को नोट करना. नाउ बिटकॉइन का एक सैचुरेशन पॉइंट अभी 160 पे स्टैग्नेट हो जाएगा, 160 से 180 पे, जिसके बाद वो वापस 1 लाख पे आ जाएगा. बट if I talk about the 10-year period, I see Bitcoin at least $2.5 million, and I see gold at $15,000 to $18,000. Why? Same reason. Money is being printed like anything. Cash is trash. Governments are printing money just on the basis of inflation. But वो पैसा खप का रहा है, वो जा का रहा है, उसका किसी को कुछ नहीं पता. There is no underlying reason for that. It's just that the Treasury Department prints that money for the government and it becomes a debt that they have to give back to the Treasury Department. Every country is doing the same thing. एक टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था until 1972. But Richard Nixon took US off that gold standard, जिसके बाद कोई कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही. खाली रशिया एक कंट्री है जो उसमें वापस आने की कोशिश कर रही है. They are trying to equate the ruble to gold. Okay. So entirely gold, Bitcoin both are massively bullish. मेरे को तो इस साल का गोल्ड का टारगेट भी $4,000 नजर आ रहा है. ये इस साल अभी भी गोल्ड लोग कह रहे हैं ओवर वैल्यूड है. मेरे हिसाब से अभी भी कम है, अभी भी $700 और ऊपर जाएगा. राइट. और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी को क्रिप्टो में अपनी सेविंग्स या कुछ इन्वेस्ट करनी है, सो इज इट द राइट टाइम? No. We don't recommend that this is the right time. So crypto has a 4-year cycle where every 4 year it booms. So जब क्रिप्टो का डंप होता है तब लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से, बट तभी राइट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का. एंड जब पंप आ जाता है तो लोग फोमो में उस टाइम पे सोचते हैं कि अब इन्वेस्ट करें. सो बिकॉज जैसे बिटकॉइन इस साल, ऑफ कोर्स दिस ईयर वाज द साइकिल वेयर बिटकॉइन वाज सपोज टू पंप एनीवे, सो इट पंप्ड एंड इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो गया जहाँ पे लोगों ने गलत टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं बिटकॉइन के अंदर. सो हमारी तरफ से यही रिकमेंडेड होगा कि जब आपका डिप आए वापस तभी इन्वेस्ट किया जाए. तो राइट नाउ इज डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम. और क्रिप्टो का जो पंप है दैट इज बेस्ड ऑन द बिटकॉइन हार्विंग एंड बिटकॉइन माइनिंग साइकिल. सो बिटकॉइन हार्विंग हर 42 मंथ्स में होती है, 42 से 44 मंथ्स. उस ऑलमोस्ट 4 साल के पीरियड में जो पिछले 2 साल है जब क्रिप्टो हार्विंग हो रही है, हार्विंग से 1 साल पहले, हार्विंग वाला साल और हार्विंग के 1 साल बाद, वो होता है बुलिश ईयर्स. जो उसका दूसरा साल है हार्विंग के बाद से तीसरा साल, तब मार्केट डंप करती है टिल द 4th ईयर जब मार्केट स्टैग्नेट करती है. अगर मैं रिसेंट बैक टेस्टेड डेटा पे जाऊँ तो 2009 में बिटकॉइन रिलीज हुआ था, बट 2012 में वो पहली बार पंप मारा था क्योंकि तब 2012 में उसकी पहली हार्विंग थी. फिर 2016 में उसकी दूसरी हार्विंग थी.
And in those years, 2016, 17 were the bullish years. 18 became a dump year. फिर 2020 में फिर हमारी बिटकॉइन का बुलिश रन आया बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो हाविंग, बिटकॉइन हाविंग अगेन. 2020-21 फिर बुलिश ईयर्स थे. 22-23 फिर बेरिश ईयर. 23 में आके स्टैग्नेट होके फिर ऊपर जा रहा था. अब 24 में फिर हमारी हाविंग हुई है. 24-25 में हमारे बुलिश ईयर थे. 26 में आके वो स्टैग्नेट होते थे, नीचे आ जाएगा. सो पूरा बैक टेस्टेड डेटा है. बस यही है कि एक नज़र होनी चाहिए देखने की. एंड इसके लिए यू नीड टू बी नॉलेजेबल, यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू नो अबाउट द मार्केट्स, यू नीड टू बी अवेयर. अब एलोन एंड ट्रम्प की भी अलग ही बसड़ चल रही है. इफ वी ऑल आर सीइंग द न्यूज़, तो एलोन मस्क ने ट्रम्प को बहुत सपोर्ट किया, बट नाउ ट्रम्प हैज kicked him off. Yes. So all of these things are also creating a very strong impact on the markets. And that is one reason why the markets are super very manipulative. Like we have been in the market since 10 years. We've never seen this kind of manipulation that is happening right now, and we believe that it is because of it's because of Trump only. Yeah. So we call these the Trump markets. Yeah. Right. So we advise everyone कि अभी जो ट्रेड कर रहे हो लेस लॉट से करो, थोड़ा कम करो या थोड़ा कम ट्रेड्स लो इस टाइम पे, थोड़ा वापस मार्केट को लेस मैनिपुलेटेड होने दो, वापस फिर करेंगे. मूवमेंट बहुत बढ़ गई है, तो लॉट छोटा कर लो, बेशक मूवमेंट ज़्यादा पकड़ लो. दैट इज द राइटेस्ट अप्रोच टू प्ले ऑन. राइट. And trading तो you guys do, but apart from it, when you guys want to do savings, तो आप अपनी savings किस तरह से करना prefer करते हो, and लोगों को क्या suggest करोगे? Suppose somebody is doing a job and he's earning let's say 50,000, तो किस तरह से उसको अपनी salary को save करना चाहिए? I would recommend them to do gold ETFs because we trade gold and we see so much potential in gold. We know that gold ETFs are a way of इन्वेस्टिंग द मनी. एटलीस्ट 5 to 10,000, मतलब अगर 50,000 सैलरी है तो एटलीस्ट उसका 10% 20% इंसान को अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें वो गोल्ड ETFs, निफ्टी ETFs, निफ्टी से ज़्यादा आई वुड से गोल्ड ETFs आर बेटर. सो मेरे लिए एक जो इंसान बार बार चेक नहीं कर सकता अपना पोर्टफोलियो या मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए ETFs आर अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट. पहली चीज़ तो एक SIP अपनी फिक्स कर लो. राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है वो एक ये है कि SIP होनी चाहिए. अगर 50,000 रुपये इनकम है तो 5,000 तो डेफिनेट SIP डालो. दूसरा, एक म्यूचुअल फंड, दो म्यूचुअल फंड जो मैं रेकमेंड करता हूँ. एक पारिक है, दूसरा SBI का है. उस SBI का क्वांट फंड आता है एक. उसने पिछले 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 18 से 24% रिटर्न दिए. पारिक ने ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिए. इससे बेटर रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा. तीसरा, जो सरप्लस पैसा बच रहा है वो एक अपनी इक्विटी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाओ. उन इक्विटी स्टॉक्स में डाल के जब आपको दिख रहा है कि आपकी बाइंग प्राइस पे आ गया, ये लेवल था, मार्केट डिप पे ले लो. क्योंकि इवेंचुअली जब आप सालों साल बाद देखोगे वो कंपाउंड होगा. बहुत बड़ा. बट दे शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स. आई मीन द टॉप 50 और टॉप 100. मैं ब्लू चिप के साथ बोलूंगा कि मिड कैप इज आल्सो अ गुड बाय. मिड कैप इज फाइन अलोंग वे मिड कैप एंड बस. हाँ, मिड कैप, नॉट स्मॉल कैप. मिड कैप एंड ब्लू चिप्स आर अ ग्रेट बेट. एंड पर्सनली देखो तो इंडियन मार्केट ना पूरी इनसाइडर न्यूज़ पे ही चलती है. राइट. ठीक है, अगर आपके पास इनसाइडर डेटा है, ओहो बेस्ट है फिर आपके लिए. उन्हीं पे लो, और वो आपकी they become like a very quick buy sell for you. कि पता है कि उस टारगेट वो 5% देके जाएगा, तो लेके निकलो. तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की तो हमने बहुत बात करी. अब थोड़ा सा साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में बात करते हैं. एक ट्रेड में एंटर करने से पहले एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट होना चाहिए? आई थिंक ट्रेडर के पास सबसे पहले तो 3 से 5 कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए ट्रेड लेने से पहले. दूसरी चीज़, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं. टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें सब लोगों के लिए वर्क नहीं करती हैं. सो विद टाइम जब आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल करते हो, आपको समझ आता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है. तो जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उन्हीं के जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं आपके पास होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड. एंड सेकेंडली, आपके पास ऑफ कोर्स अपना जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए. क्या लॉट साइज लेना है, क्या रिस्क लेना है, वो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए. फर्स्ट फॉरमोस्ट तो भाई मार्केट खोलते ही ट्रेड नहीं लेनी होती. पेशेंस एंड डिसिप्लिन से एक सेटअप बनाओ. एक ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट के लेवल तक के आने का वेट करो. बेशक अलर्ट लगा के बैठ जाओ कि अलर्ट बजेगा तभी मार्केट देखूंगा. क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने बोला मेरी टेक्निक है फिबोनाची ट्रेंडिंग मार्केट्स. तो मैं फिबोनाची के एटलीस्ट गोल्डन जोन से और गोल्डन जोन के पास आने तक का वेट करूँगा.
कि यार मार्केट अगर ऊपर जा चुकी है तो उसका ये लेवल है, इसमें अगर आएगा तभी एंट्री बनेगी, वरना लूँगा ही नहीं. सो दैट इज़ अ प्लान दैट आई हैव. अगर वो प्लान के खिलाफ मैं चलूँगा तो मेरे को पता है मैं लॉस दूंगा मार्केट को, वो फ़ायदा ही नहीं. So actually what happens is in our trades also we mark zones where we know that market will come and give us a trade there. Now what happens is उन zone पे जब market, पहले तो उन zone के लिए बहुत wait करना पड़ता है. जब आपने चार्ट खोला, आपने zone लगाया 4-5 घंटे तक, तो वो zone पे आता है. उसके बाद zone पे आने के बाद भी उसमें कभी कभार ट्रेड फॉर्म नहीं होता. तो वहां पे अगर आप रैंडम ट्रेड ले लो या घुस जाओ कि नहीं जोन पे आ गया अभी मैं ट्रेड ले लेता हूं, तो वहां पे आपको लॉस ही होगा, बिकॉज जोन पे आने के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं मिला ट्रेड के अंदर. एंड वहीं दैट इज द मेन थिंग जो आपको कंट्रोल करना पड़ता है एज अ ट्रेडर कि यार आज मैंने सुबह से वेट करा, जोन पे भी आ गया तो भी कोई ट्रेड फॉर्म नहीं हो, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं, मैं अभी भी कुछ नहीं कर रहा, मैंने आज कोई पैसे नहीं कमाए. सो एज अ ट्रेडर यू नीड टू बी ओके with not making any money that single day because you are protecting your capital. That is the main thing. 100%. अब जैसे जोन्स की बात वंशिका कर रही है तो वंशिका जोन टू जोन ट्रेड करती है. अब मैं क्या करता हूँ, मेरे भी जोन बने हुए हैं जैसे उसके जोन बने हुए हैं. अब वो वेट करे नीचे से बाय करने का, मैं ऊपर देख रहा हूँ प्राइस अब इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे ही जाना है, तो मैं एज अ स्कैल्पर मैं वहाँ पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में बाय सेल दोनों कर सकता हूँ एक करंट प्राइस से. अब वो वेट करेगी, वो जब वो नीचे आएगा तो वो वहाँ से बाय करेगी, बट मेरा काम वहाँ ऊपर से सेल करके उस नीचे तक के सपोर्ट तक, आई एम डन विद माई डेज वर्क. सो वो मेरा एक स्कैल्पिंग की तरीके से मैं अपना काम कर चुका होता हूँ. बट फिर वो अपनी So that is where the person needs to decide कि कि what उसको they कौन सी want to approach. do. Because what happens is our students also get confused कि अच्छा sir is selling and ma'am is looking for buys. But that is happening because sir is doing it for a smaller time. I am waiting for a longer time. So that is why the approaches are different. राइट. और लोग जो है वो सालों साल लगा देते हैं बट उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती. बट सिंस यू गाइज हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसको एक बार शॉर्ट में ब्रेक डाउन करो दैट क्या आप लोगों की ओवर द पास मिस्टेक्स रही है एंड हाउ यू गाइज हैव बिल्ड योर साइकोलॉजी ओवर द टाइम. सबसे पहले तो बैकअप कैपिटल होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बिकॉज अगर आपके पास वो बैकअप कैपिटल ही नहीं है ना तो आपकी साइकोलॉजी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बिकॉज देन यू विल ऑलवेज फियर मनी. एंड आप मार्केट से पैसे निकालने की कोशिश करोगे विच इज नॉट पॉसिबल. आप हर सिचुएशन में मार्केट से पैसे निकालने की कोशिश करोगे, आप ओवर ट्रेड करोगे. नहीं है. दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट अपनी खराब जा रही है तो दूर रहो मार्केट से. अगर ट्रेड सेटअप नहीं बैठ रहे ठीक तो दूर रहो मार्केट से. ज़रूरी नहीं है कि रिवेंज ट्रेड और ओवर ट्रेड कर करके आपको मार्केट को अपना कैपिटल ही डिप्लीट करना है. अगर आज कैपिटल है तभी तो कल गेम खेल पाओगे ना. अगर आज ही सब हार के बैठ जाओगे तो कल क्या करोगे. सो नोइंग योर रिस्क परसेंटेज कि यार इतना तैयार हूँ मैं देने को मार्केट को, उससे ऊपर जाओगे तो तुम्हारी गलती है यार. थर्डली व्हाट आई फील कि मार्केट ना आपको मौका हर बार देती है, बट अपने दिन डिसाइड कर लो. जैसे पर्सनली मैं मंडे और फ्राइडे दोनों दिन अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट मंडे को भी मैनिपुलेट करती है और फ्राइडे को क्लोजिंग होती है तब भी मैनिपुलेट करती है. ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के 3 अच्छे दिन होते हैं कि मार्केट में इतना टाइम हो गया देखते हुए कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मार्केट क्लीन मूवमेंट देती है. या सो हैविंग अ प्रॉपर प्लान, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लान कि आप ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो. मेरा भी सेम ही रहता है. दूसरी चीज़ है कि एक सेशन डिसाइड करा जाए अपने लिए टू फोकस ऑन इज अ मोर बेटर थिंग रादर देन ट्रेडिंग इन ऑल द सेशंस. एंड या टॉकिंग अबाउट सेशंस, एक बारी सेशंस का ब्रेक डाउन कर दो फॉर द पीपल जिनको फॉरेक्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से सेशंस होते हैं एंड विच इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड So there फॉरेक्स. is Asian session that starts in the morning. Then we have London session that is during the afternoon and starting Till of the evening. evening. And then we have New York session which is in the evening. So Asian session and New York session have clean moves as of now. And लंडन सेशन में थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लगता है कि स्लो मोमेंटम रहता है. तो जो भी इंसान एक बिगनर है वो लंडन सेशन में ट्रेड करे तो ज़्यादा बेटर है. जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है वो एशियन एंड न्यूयॉर्क में करे. बट जो बेस्ट मूव्स आई थिंक कमोडिटी मार्केट के आते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आते हैं. ऑल्सो डिपेंड्स आप जिस जिस सेशन में हो, आप कौन से पेयर में या कौन से कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो वो उस सेशन के साथ होता है. जैसे एशियन सेशन है तो एशियन सेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोक्यो एंड सिडनी. सो यू हैव जापानीज येन ट्रेडिंग इन इट, मतलब बेटर मूव्स कमिंग इन जापानीज येन के जो भी पेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन
कनेडियन डॉलर के जो भी पेयर्स हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छे मूव्स आते हैं। जो लंदन सेशन होता है, लंदन में ज़्यादातर GBP में ज़्यादा अच्छे पेयर्स मूवमेंट्स आते हैं, यूरो में ज़्यादा, CHF में ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो टोटली डिपेंड। न्यूयॉर्क के टाइम पे हमारा कमोडिटीज़ वर्क अलॉट, USD के सारे पेयर्स अच्छा चलते हैं, कनेडियन डॉलर के ज़्यादा अच्छे चलते हैं। सो ऐसे होता है। एंड व्हेन यू गाइज आर पर्सनली ट्रेडिंग, तो आप लोगों के बीच में क्या रोल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, किसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में रहता है? हम दोनों के रोल इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है। राइट। मैं पर्सनली प्रेफर ही स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए मार्केट से 40 से 80 पॉइंट, मेरे को उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। सो अगर मेरा एनालिसिस मैं उसका शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी बार होता है हम दोनों सेम बायस पे बैठे हैं, बट काफ़ी बार होता है अलग पे भी बैठे हैं। जैसे वो अगर नीचे से बाय करने का वेट कर रहे हैं, मैं ऊपर से सेल कर रहा हूँ। सो दैट वे रोल distribution is separated. Also in terms of work, role distribution is separated. Our trading style is totally They're very different. So that is why the role distribution is there only, because we both do our analysis. Personal and we analysis both, share our analysis also with our students. But जिसको इसका स्टाइल अच्छा लगता है वो इसकी लेता है, जिसको मेरा स्टाइल, बिकॉज मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो एक वीक में 2 या 3 ही फॉर्म होती हैं बस, एंड इसकी 2 या 3 एक दिन में फॉर्म हो जाती हैं। सो जिसको जिस हिसाब से ट्रेड करना है वो उसके स्टाइल से ट्रेड करेगा। ऑफ कोर्स मेरी रिस्किंग ज़्यादा होती है, बिकॉज आई एम टेकिंग 2 to 3 ट्रेड्स इन अ वीक which are very less, so I am risking more capital, but I am eventually मेरा win rate भी ज़्यादा होता है because of small मतलब lesser trades. राइट। एंड इन द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी, क्या ट्रेडिंग स्टार्ट करने की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड एवरीथिंग? I definitely think so, like not personal हर बार नहीं। problems, but I think when we are seeing the chart, अब he उसका would say अलग something else and I would say something she would else have and a we would different argue. confluence to it. अगर Right. अच्छा वो बैठी है सेलिंग के बायस पे, हाँ मैं बैठा हूँ बाइंग के बायस पे, हाँ। तो बायस या वो अलग है, तो रीजन एक दूसरे को दे रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, तू ये सोच तो रहा है। थोड़ा सा होता है, थोड़ा but तो I होता है। think अब इस वो इस पॉइंट पे पे नहीं अब हमें होता। समझ आ गया है कि जब ट्रेडिंग स्टाइल ही अलग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको उस सामने वाले को ये नहीं कन्विंस करना कि मेरी मैं सही ट्रेड हूँ। सही है। आपको सामने वाले का लॉजिक समझ के ही समझना है कि अपना वो किस लॉजिक पे देख रहा है। या Absolutely. And how do you guys think has trading helped you shape a better person? For sure, 100%. I think trading totally breaks you और makes you. and it हाँ भाई ब्रेक करने के बाद Then आपको बनाती है। तो there is so much loneliness in trading because your friends can't understand, your family members can't understand. Most cases family members don't even support you in your trading journey. So I think it is the most loneliest profession. But जब आपके पास आगे जाके पैसा आता है तो लोग भी उसी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ जाते हैं। Absolutely. Yeah. सही बात है, पैसा है तो बड़ी बातें। करेक्ट। ट्रेडिंग को लोग इंडिया में स्पेशली थोड़ा सा दे ट्रीटेड लाइक वो गैम्बलिंग। या वो एक साइकोलॉजी गैम्बलिंग वाली क्रिएटेड है। बट यार देखो, गैम्बलिंग में भी अगर रिस्क मैनेजमेंट करके बैठोगे तो उसमें भी पैसा कमा सकते हो। बात सारी रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो गलती आपकी है ना यार, 100%। और किसकी गलती है? एक्चुअली ट्रेडिंग को एज अ इंडिया में, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि एज अ कसीनो ट्रीट किया जाता है, एज अ सट्टा बाजार ट्रीट किया जाता है, विच इज अ रॉन्ग माइंडसेट ऑल टुगेदर। ट्रेडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ योर मतलब एक तो टेक्निकल फंडामेंटल तो एक चीज़ है ही, बट आपकी जो इमोशनल कोशेंट है, आपकी जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, वो सारी चीज़ें कंबाइंड होनी चाहिए, तभी आप एक मतलब अपने ऊपर कंट्रोल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब लाना ईजी नहीं होता है। जो लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। इट इज़ टोटली नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू गैम्बलिंग और सट्टा, बट Your own psychology. Indian people think that, but yeah, that is what we come in as mentors trying to change that for most people कि तुम अपनी mentality को बदलो इस चीज़ के बारे में। करेक्ट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसमें सोशल मीडिया का भी थोड़ा रोल है? जो सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, सो पीपल आर सो यूज्ड टू सीइंग प्रॉफिट्स कि वो लॉसेस से डर जाते हैं। आई थिंक पीपल आर सो यूज्ड टू सीइंग कि यार ये बंदा इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। वो एक साइकोलॉजी एक इम्पैक्ट कर जाती है। बट सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी कोई हार्डशिप्स नहीं दिखाता अपना। सब अपना good lifestyle दिखा रहे हैं। दिखाते हैं। सो वो सबके यहाँ होता है। अगर आप किसी को भी देखोगे, एवरीवन इज ऑफ कोर्स शोइंग ग्रेट स्टफ ऑन सोशल मीडिया, बट इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग यू डोंट नो। वो किसी को नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है। अब किसी को हमारी बैक स्टोरी भी नहीं पता। राइट। सिमिलरली, बट अब वी हैव स्टॉप शोइंग प्रॉफिट्स, वी शो लेवल्स। हम कह रहे हैं कि यार ये लेवल टू लेवल मार्केट चलो।
We That- मतलब try to be as As genuine transparent as we can. and of course levels and all, मतलब we try कि हम लोग ज़्यादा शो ऑफ ना करें या ज़्यादा चीज़ें ना दिखाएं सोशल मीडिया पे, so that people focus on education and not on the luxury part. Of course we have to show, नहीं तो Indian audience doesn't get attracted. तो luxury part थोड़ा बहुत हमें भी दिखाना पड़ता है, बट वो हमारा मेन मोटिव नहीं है. एंड ऑफ द डे अगर आप हमारे पेज पे भी देखोगे, मेजरली रील्स आर ऑल एजुकेशनल. या करेक्ट. एंड जैसे हम लॉसेस की बात कर रहे हैं, लेट से किसी इंसान की एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है ट्रेडर की, सो हाउ कैन अ ट्रेडर ओवरकम इट? एंड लूजिंग स्ट्रीक के टाइम पे क्या बेस्ट रहेगा कि उसको क्या करना चाहिए? भाई दूर रहो मार्केट से. अगर पता है ना कि जो मेरा परसेंटेज लॉस था मैं उससे ऊपर जा चुका हूँ और फिर बैठ गई कमाने के चक्कर में, तो तुम जितना बचा ना वो दे के जाओगे. तो पहली चीज तो हट जाओ मार्केट से. आप बैक टेस्ट करो कि गलतियां क्या करी. I think when the losing streak starts, people start looking for different people to help them. कि वो मैं भी होता इसका है. कोर्स ले लूं या मैं उसके सिग्नल्स ले लूं या ये कर लूं. वो अपने अंदर नहीं झांकते, वो सामने वाले को ब्लेम करते हैं. और अगर उसने चलो मान लो किसी का पास्ट में कोर्स लिया भी है या किसी के सिग्नल्स लिए हैं, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मैंने अपने आप लॉस करा, वो तब भी उसको ब्लेम करेंगे. सो आई थिंक दैट वन थिंग इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि जो लॉस हुआ है ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है एंड मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ, कोई और मेरी हेल्प नहीं करेगा. एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इज फर्स्ट. दूसरा है कि एटलीस्ट जो गलतियां करी हैं समझो तो गलती करी क्यों. रिस्क बढ़ाया या ज़्यादा लॉस होल्ड किया, क्योंकि पता है यार अगर ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस से ऊपर जा रही है, काफ़ी लोग तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, ब्लाइंड ट्रेडिंग. अब अगर स्टॉप लॉस ही नहीं रख रहे दिमाग में या स्टॉप लॉस ट्रेड में ही नहीं है, तो यार लॉस ही तो बढ़ेगा अगर आप उसको कट नहीं कर पा रहे ऑन टाइम. ये सबसे बड़ा एक इशू है. तीसरा व्हाट आई फील इज दैट पीपल लूज देयर कूल. वंस यू लूज योर कूल, आप कोई भी इम्पल्सिव रैंडम ट्रेड लेने लग जाओगे. वो इम्पल्सिव रैंडम ट्रेड ही आपका अकाउंट जीरो करती हैं, और कोई रीज़न नहीं है. अकाउंटेबिलिटी पहली चीज़ हो गई. Second is impulse, of course, because you lost so much money, so you feel like कि अब भी इसको रिकवर कैसे करूँ, आज के दिन में ही रिकवर कैसे करूँ, पर वो नहीं होगा, उल्टा आप और भी ज़्यादा लूज करोगे. सो वी वुड रिकमेंड कि ऑफ कोर्स पहले तो अपने आप अपनी चीज़ें देखो कि आपने कहाँ गलती करी, rather than blaming anyone else. Secondly, focusing like taking a break for some time and focusing on your personal journey. And third thing is not comparing yourself from anyone else कि मेरा दोस्त भी ट्रेडर है भाई, वो तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो तुम ये भी तो देखो कि वो कितने साल से कर रहा है. हो सकता है वो तुमसे ज्यादा सालों से कर रहा हो सकता है वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो, उसका एक रूटीन हो, वो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें कर रहा हो, तुम नहीं कर रहे हो. तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में. सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है जो उसको अपने साथ ही करनी है. हर किसी की साइकोलॉजी ऑफ मनी और होल्डिंग पावर बहुत डिफरेंट होती है. राइट, एब्सोल्युटली सो वो पहले समझना ज़रूरी है. राइट. एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जर्नलिंग का ट्रेडिंग में कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. अगर पता ही नहीं है कि गलती क्यों कर रहा हूँ, किस रीजन से कर रहा हूँ, फिर मार्केट ने क्या किया, तो तुम वापस से गलती करोगे. एक्चुअली एज अ ट्रेडर व्हाट हैपेंस समटाइम्स कि बंदा ना लिखना नहीं चाहता कि मैं क्यों लिखूं, बड़ा बोरिंग चीज है या ये तो बड़ी बच्चों वाली चीज है कि मैं लिख रहा हूँ कि क्या है. बट वी बोथ पर्सनली फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेशक अपने फोन के नोट्स में डाल लो यार कि मैंने ये नोट्स में. आई वुड से कि एक रिटर्न जरूर होना चाहिए आपके पास लिखा हुआ सारा, स्पेशली एज अ बिगिनर. आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, लॉस मेकिंग ट्रेड्स, दोनों सारी ट्रेड जर्नल होनी चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो और क्यों हो, आपने क्या रीजंस वहां पे यूज करे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करने का तरीका ही जर्नल है. मिस्टेक्स तो चलो सेकेंडरी है, बट आई वुड से एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपने लिए जर्नल बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड मिस्टेक्स तो एक पार्ट है ही ऑफ कोर्स जिससे आपको पता चलता है. एंड लुकिंग एट योर जर्नल एवरी वीकेंड एंड एनालाइजिंग व्हाट यू शुडंट डू द नेक्स्ट वीक, दैट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज हमें आज तो याद नहीं कि हमने खाना क्या खाया, हमें ये याद रहेगा कि हमने ट्रेड क्या ली है. तो एंड पर्सनली मैंने भी देखा कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जो जर्नलिंग कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट rather than people who just take a trade randomly just for the hopes कि यार ये प्रॉफिट दिखे जाएगी. So journaling is most important for very, very any important. any beginner. अगर बेशक वो इंटरमीडिएट और एडवांस भी बन गया ना, फिर भी जर्नल कर रहा हो, तभी वो एंड में प्रॉफिटेबल रहेगा. So now coming back to you guys, I would like to ask कि आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में आप लोगों का कौन सा ऐसा like one of the biggest profits रहा है, and have you ever done some like crazy sort of purchase from it?
मैंने घर ले लिया साथ में, Okay. पेरेंट्स के साथ. I bought 3 different cars. I bought 2-3 different luxury watches. I'm fond of shoes, fond of expensive clothing. So that happens on a regular. Right. But my biggest profit, if I say, बोलना नहीं चाहिए वैसे. मत बोलो. मत बोलो, ठीक है. Biggest Yeah, profit so- is beep beep beep. beep. Okay, we'll skip I would it. say the same thing. It's this only. Ishan ने जैसे बोला कि I also got a good big house for my grandparents, my parents. I bought a car for my grandparents, for myself also. So I think luxury travels, good travels. So we have really built our life on our own, and we are two self-made people who have struggled a lot and reached this place. So we are very proud of what we have achieved. If people know our ages, then they'll be more proud. How old Yeah. are you? I'm 24. Oh, Yeah. I'm 27. okay. Yeah. So That's being at this age and doing something out of the blue without anyone's support, parental support एक point तक होता है, और उसके बाद वो भी question करते हैं कि बेटा get a job, because when Yeah, I do left my job, something. when I left my job during COVID, and तब से मैं trading को full time देके बैठा हुआ था. बट तब तक मैंने अपने लिए बैकअप क्रिएट कर लिया था कि यार दिस इज व्हाट आई कैन सस्टेन एंड सर्वाइव ऑन. एंड लकीली ऐसे अप्स एंड डाउन्स भी आए. अब भी लेके गई 2021 में बहुत अच्छा था टाइम, 22 में थोड़ा डाउन था, बट उन चीज़ों ने सिखाया दैट वेयर आई एम राइट नाउ is all because of the hard work, the consistency, the discipline, and the kind of mindset that I stick to. Nothing else. Right. And if it was not trading, then where would Ishan and Vanshika have been today? Oh, I would be in my family business. I have a pharmaceutical business. My mom has a separate business. So I would be helping them grow their businesses for sure. I was also doing 2-3 things on my own before that. So मैं वही चीज़ें कर रहा होता, if not trading. I think I would be into poker. So I would be playing poker if I was not trading. So some similar stuff. Not saying that it's gambling, but I think I am someone who was always into like, you know, something different. Yeah. So मतलब बचपन से ही मुझे ट्रेडर बनना था, तो ट्रेडिंग ही होता वैसे तो, बट अगर नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन वुड बी प्लेइंग पोकर. So you were never a job person. No, never. And where do you guys see yourself in the next 10 years? I want to run a hedge fund. Yeah, so I think we would we would be running a hedge fund. Because Probably. if the kind of return, the kind of accuracy we guys have, if it's just a capitalistic game. आज अगर मेरे पास मैं वही 1 करोड़ या 2 करोड़ की कैपिटल पे कर रहा हूँ, वही अगर मेरे उसके पास 100 या 200 करोड़ की कैपिटल पे मैं कर रहा हूँ, रिटर्न परसेंटेज सेम है, रिस्क भी सेम है, बट रिटर्न उस कैपिटल पे तो उसका 10% और उसका 10% में बहुत फ़र्क है ना. So running a hedge fund is the end goal. Yeah, that is our end goal after because our accuracy is very high. So we feel that of course in future we could do something like a hedge fund, and because we also have a great community of great traders. They all can be a part of it. Yeah. Right, great. So guys, it was really great having you. आज तक लोगों ने आपको स्क्रीन के पीछे देखा है, since this is your first public appearance. आज वो first time आपको real life में भी know करेंगे. It was great having you, and I also got to learn a lot of new stuff from you guys. Thank We're you glad for to be coming. here. Thank you so much, Thank you Ridhima. for It coming. was Thank you. great having. Thank you guys. So guys, इस podcast को करते हैं यहीं पे, and मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी इसके next episode में.